बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप लोगों की अब उल्टी गिनती शुरू है, काउंटडाउन चालू है और इस मरहले पर पहुंच के दिल की धड़कनें जो है वो तेज हो जाती है। दिल में अलग अलग ख्यालात आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी क्या नहीं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी उम्मीदें छोड़ चुके हैं, जिनको ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अभी भी जो वक्त आपके पास मुयस्सर है, अवेलेबल है, ये वक्त भी काफी ज्यादा है। अगर आपने सही मंसूबाबंदी की और पूरे अज़्म के साथ कि अब जो वक्त मुझे मिला है, अगर मैंने इस वक्त का भी सही इस्तेमाल किया तो यकीनन आप जहां खड़े हैं वहां से काफी आगे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखो अभी T20 का जमाना है, T20 का जमाना, और T20 के जमाने में एक सीख है हमारे लिए। वो सीख क्या है पता है कि मैच एक पूरी हारी हुई मैच आखिरी ओवर में आके जीती जा सकती है। तो वो बच्चे जो बज़ाहिर नाउम्मीद है, जिनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वो ये समझे कि अब उनका T20 का आखिरी ओवर है और अब भी उनकी काया पलट हो सकती है। और T20 में जो दूसरा सबक है वो ये है कि एक पूरी जीती हुई मैच आखिरी ओवर में हारी जा सकती है। तो मैं उन बच्चों से एड्रेस कर रहा हूं जो एहसास बर्तरी का शिकार होते हैं, जिनको लगता है कि अब हमारा बहुत ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है, मजीद पढ़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है और हम तो यकीनन टॉप ही आएंगे। ये सोच बदलने की जरूरत है और जितनी मेहनत आपने साल भर की है उसी मेहनत को आपको जारी रखना है।
आपको असल में स्टडी कैसी करनी है, मुताला पढ़ाई कैसे करनी है। एक मतलब आपके जहन में वो बातें आ गई तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास वक्त की मंसूबाबंदी होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो वक्त है आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो हम लोग वक्त की एक तारीफ है, वक्त का एक डेफिनेशन है कि टाइम इज समथिंग दैट हैपेंस इवन व्हेन नथिंग इज हैपनिंग। वक्त एक ऐसी शय है जो होता रहेगा अगरचे कुछ भी नहीं हो, मतलब अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन वक्त जो है वो आगे ही बढ़ता रहेगा। तो ये वक्त सबसे अहम चीज है कि ये वक्त का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे। और जरूरत इस बात की है कि हम जो है मंसूबाबंद तरीके से काम करें। मंसूबाबंद अलर्ट अप काम नहीं करें कि आज बहुत जोश है, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, एक दिन आपका पूरा जोश निकल गया और आप बैठे पूरे दिन आपने जाया कर दिया। ये आपको पता नहीं है कि आपके दिन भर का क्या शेड्यूल है। आपको दिन भर का एक शेड्यूल बनाना होगा, दिन भर का आपको प्लान बनाना होगा। आप देखिए हफ्ते भर में आपके पास 168 घंटे होते हैं, 168 घंटे, और हर दिन आपके पास इतने सेकंड्स मुयस्सर है। जरूरत इस बात की है कि आप पूरे वक्त का भरपूर इस्तेमाल करें। आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको अपने दिन भर की एक्टिविटीज लिखनी है कि आपको दिन भर में क्या क्या काम करने होते हैं। आप कितना सोने के लिए कितना वक्त लगता है, आपको नाश्ता करने खाना खाने कितना वक्त लगता है, इबादत के लिए कितना वक्त लगता है, स्कूल में कितना वक्त जाता है, ट्यूशन में कितना वक्त जाता है। और इसमें सबसे अहम क्या है बताएं, इस लिस्ट में आखिरी जो सेकेंड लास्ट नुक्ता है वो बहुत अहम है। वो ये है कि ये सारे काम को करते हुए आपको सेल्फ स्टडी के लिए कितना वक्त मिलता है। जाती मुताला, जाती स्टडी सबसे अहम है। आप स्कूल में आइए, ट्यूशन जाइए, सारी एक्टिविटीज कीजिए, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको पढ़ने के लिए जाती तौर पे कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप निकाल रहे हैं कि नहीं। ये एक महीना ऐसा है, ये 15 दिन ऐसे है जहां पे आपको कम से कम 8 से 16 से 20 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। जब जाके आप कुछ बड़ा रिजल्ट ला सकते हो, जब जाके अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो रहे हो तो आप यकीनन पास हो सकते हो। मैं तो यहाँ पे ये गारंटी देता हूँ कि अगर कोई बच्चा ये समझता है, कोई तालिब इल्म ये समझता है कि मैं यकीनन फेल होने वाला हूँ, मैं उसको एक चैलेंज करता हूँ कि वो सिर्फ ये बचे हुए जितने दिन वो पढ़ाई करे, वो चैलेंज है कि वो फर्स्ट क्लास जरूर लाएगा। फेल तो छोड़ दीजिए, फेल होना तो नामुमकिन है, हाँ, लेकिन अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको फेल ही होना है तो फिर शायद आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप अब भी अज़्म रखते हैं, अब भी ये चैलेंज अपने आप को देते हैं कि नहीं मैं पढ़ूंगा, जो भी वक्त है उसमें पढ़ाई करूंगा, मैं ये चैलेंज, ये दावा करता हूं कि आपका फर्स्ट क्लास जरूर आ सकता है। कि पढ़ाई एक्चुअली करनी कैसे है ये बात तो समझ में आ रही है कि अब जो सिचुएशन में अब जहां आप खड़े हैं, यहां से या तो मेरिट में जाएंगे या मेरिट में नहीं आएंगे, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, या तो आपका फर्स्ट क्लास आएगा या तो नहीं आएगा। अगर आपने ये बचे हुए औकात का सही इस्तेमाल नहीं किया तो, हाँ, लेकिन अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं और भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपकी जो भी मुराद है, आप जो भी सोच रहे हैं, इंशाल्लाह आप उसमें जरूर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने जहन में बनानी है वो ये कि ये जो बचा हुआ वक्त है ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये वक्त की आप मंसूबाबंदी करेंगे। यहां से आप आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, ये वक्त की आप मंसूबाबंदी करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग में ये देखेंगे कि आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए, जाती मुताले के लिए कितना वक्त मिल रहा है। आप क्या ज्यादा से ज्यादा वक्त आपको जाती मुताले के लिए मिल रहा है या नहीं। तीसरी अहम चीज क्या है बताएं आपको आपके शेड्यूल के अंदर, आपके रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ये देखना है कि ऐसा कौन सा वक्त है जो आपका जाया होता है, जाया वेस्ट होता है। देखिए, एक होता है वक्त को जाया करना, टाइम वेस्ट करना, आपने सुने होंगे। अभी एक नई इस्तेलाह क्या है बताएं आपको, कुछ लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, ये इंग्लिश में कहा जाता है कि दे किल द टाइम। वो वक्त को किल करते हैं, वक्त को क्या करते हैं, हार देते। तो क्या हम लोग उन लोगों की कैटेगरी में हैं जो टाइम को किल करते हैं?
तो हमको बहुत ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। और आपको ये देखना होगा कि अगर आप कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इंग्लिश में ये कहा जाता है कि देयर इज नो सक्सेस विदाउट सेक्रीफाइस। इंग्लिश में ये कहा जाता है कि देयर इज नो सक्सेस विदाउट सेक्रीफाइस। मतलब ये है कि कुर्बानी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। तो अभी कासिम सर ने जो बातें आपके सामने रखी थी, मैं उसी के अंदर एक बात और रखता हूं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके वक्त के अंदर सबसे बड़े रुकावटें क्या है, कौन सी चीज है जिसमें आपका वक्त सबसे ज्यादा जाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, आप उसको नोट डाउन कीजिए। और बहुत अगर मोटे मोटे तौर पर अगर बोला जाएगा तो दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका वक्त जाया हो रहा है। अभी देखिए ये दो चीजें, एक तो टेलीविजन है और मोबाइल है। और कासिम सर ने यहाँ पे दंगल पिक्चर की मिसाल दिए थे। आपको पता है जो दंगल के अंदर जो असल जो हीरोइन थी गीता और बबीता, उनकी जिंदगी के बारे में आपको पता है? उनका दिन कितने बजे शुरू होता है? 4 बजे उनका दिन शुरू होता है। वो साल भर में कितने पिक्चर देखते थे? सिर्फ 26 जनवरी के दिन वो पिक्चर देखते थे पूरे साल के अंदर। तो जब जाके उन्होंने इंटरनेशनल बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते, तो सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ नुमाया कामयाबी हासिल करना चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो आपको एक वादा लेना होगा अपने आप के साथ। मैं एक वादा लेना चाहता हूं, यहां से आपके एग्जाम तक कितने तलबा तालिबात ऐसे हैं जो ये वादा कर सकते हैं? देखिए, वादा वही करेगा जो मोमिन है और जो वादा खिलाफी नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कितने बच्चे इतनी हिम्मत रखते हैं, कितने बच्चे ऐसे जो बहुत नुमाया कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, जो ये अज़्म रखते हैं, जो ये हिम्मत रखते हैं कि वो ये वादा कर सकते हैं। क्या वादा कर सकते हैं बताएं? यहां से एग्जाम खत्म होने तक आप बिल्कुल टेलीविजन नहीं देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मोबाइल या स्पोर्ट्स जिसमें आपका वक्त सबसे ज्यादा जाया था, बिल्कुल उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने बच्चे ये हिम्मत रखते हैं कि वो ये वादा कर सकते हैं, हाथ उठाइए, कि बिल्कुल टेलीविजन नहीं देखेंगे, बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो बच्चों ने ये वादा किए हैं, मैं अल्लाह से खुसूसी तौर पे उनके हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे और उनको नुमाया कामयाबी अता करे। तो ये दूसरी चीज थी। पहली चीज तो ये है कि आपको ये समझना है कि अभी जो वक्त बचा है इसमें आपकी काया पलट हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आपको वक्त की मंसूबाबंदी करनी होगी। तीसरी चीज ये है कि वक्त के अंदर जो आपके सबसे बड़े रोड़े हैं, सबसे बड़े रुकावटें हैं, आप उससे बहुत दूर रहेंगे, अपने आप को उससे बचा के रखेंगे, तो यकीनन आपके बहुत ज्यादा वक्त के अंदर बरकत आएगी। अब सवाल ये है कि आप यहाँ से पढ़ाई कैसे शुरू करें। देखिए, कुछ टेक्निक्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टेक्निक्स, और ये आपको अपने हिसाब से इसको चस्पा करना है। कुछ फॉर्मूले हैं जो घर जाके आपको पुर करने हैं, आप अपनी इस्तेमाल के हिसाब से ये फॉर्मूले को ये करें। सबसे आसान जो आपका मौजू सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप शुरू करेंगे। उस सब्जेक्ट के अंदर भी सबसे आसान जो चैप्टर होगा आपका, आप उसकी सबसे पहले पढ़ाई करेंगे। होता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे मुश्किल पहले शुरू करते हैं और फिर हिम्मत ही छोड़ देते हैं। आपको ये करना है कि जो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है, ये मत बोलिए कि कोई आसान नहीं है, ठीक है, हर एक के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट सबसे आसान होता है, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो आपको पढ़ाई के अंदर ये पहली टेक्निक है आपकी कि आपकी शुरुआत कैसी होगी, सबसे आसान तरीन मौजू से, और उसके अंदर सबसे आसान जो चैप्टर है वहां से आप शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आप एक टारगेट बनाएंगे, टारगेट एक गोल होगा आपका। वो गोल क्या होगा कि आप ये करेंगे, मान लीजिए, देखिए ये फॉर्मूला है, आपको घर जाके एक्चुअल होमवर्क करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको लिख के रखना है और घर जाके एक्चुअल होमवर्क करना है। कि मान लीजिए बिल्कुल आपके पास 30 दिन अभी बाकी है एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम शुरू होने में 30 दिन बाकी है और आपके 6 मज़ामीन है,
ये एक्चुअल आपको डेज भी डालना है, दिन एक्चुअल डालना है और मज़ामिन आपको एक्चुअल डालना है। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितने दिन पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो ये एक्चुअल डेज के हिसाब से आपको घर जाके ये होमवर्क करना है। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट के अंदर 20 अपवाद है और 5 दिन बचे, अभी आपको ये मालूम पड़ा कि एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितने दिन है, 5 दिन है, और उस सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए मिसाल के तौर पे 20 चैप्टर है, ठीक है, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे? मतलब आपको ये मालूम पड़ गया कि आपको एक दिन में कितना पढ़ाई करने की है और ये आपका टारगेट होगा। देखिए, टारगेट इसीलिए इंसान रखता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो, चाहे कुछ हो जाए, वो ये टारगेट को जरूर हासिल करेगा, ठीक है। और ये टारगेट को हासिल करने के लिए पढ़ाई का जो तरीकेकार रहेगा वो क्या रहेगा? एक तो आप क्या करेंगे, घर में एक काउंटडाउन का कैलेंडर बनाएंगे। जैसे ये मिसाल के तौर पे 1 लिखा हुआ है, आप एक काउंटडाउन का कैलेंडर बनाएंगे और उस काउंटडाउन के कैलेंडर में आप क्या करेंगे, दिन अभी लिखना चालू करेंगे कि अभी आपके पास 30 दिन बाकी है, फिर कल आप लिखिए कि 29 दिन बाकी है, फिर 28 दिन, इस तरह से आप लिखना चालू कीजिए। फिर मुताला करने के लिए 2 तरीकेकार आपके पास रहेंगे। अगर आपके पास दिन में, देखिए आपको ये मालूम पड़ा कि आपको 4 चैप्टर दिन में पढ़ने हैं और दिन में आपने ये तय किया कि आप जो सेल्फ स्टडी है, देखिए मैंने शुरू में इसीलिए बताया कि सेल्फ स्टडी सबसे अहम है। जाती मुताले के लिए अगर आपके पास 8 घंटे हैं तो आपको ये तय करना है कि चाहे कुछ हो जाए, आप दिन में कितने, कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करेंगे। और अगर ये 8 घंटे में आपके वो 4 चैप्टर नहीं होते हैं बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? अगले दिन में क्या करेंगे? चाहे कुछ हो जाए, आप अपना वक्त बढ़ाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दवाई ऐसी है, ज्यादा लेने से इससे नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही है। ये वक्त की दवाई ऐसी है, आप जितना ज्यादा लेंगे आपको उससे फायदा ही होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, कभी ये होता है कि आपके 4 चैप्टर हो गए तो आप सोचते चलो अब तो आराम करना चाहिए, लेकिन वही मैं बता रहा हूं कि दवाई ऐसी कि जितनी ज्यादा लोगे आपको उससे फायदा होगा, तो आप आगे बढ़िए। अगर आपके 6 घंटे में 4 चैप्टर हुए तो आप आगे बढ़ के और 2 चैप्टर्स कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। तो एक तो वक्त का टारगेट होगा कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, दूसरा टारगेट किस चीज का होगा कि दिन में कितना पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो टारगेट है दिन में कितना पढ़ेंगे, ये तो हर हाल में आपको क्या करना है, हासिल करना है। और अगर आपका वो वक्त मुतय्यना के अंदर क्या हो रहा है, अपनी पढ़ाई हो रही है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें 1-2 चीजें क्या होती है कि कभी कभी हम लोग, देखिए पुलिस का काम क्या होता है, मतलब पुलिस का काम निगरानी करना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने साथ एक पुलिस को वाबस्ता कर ले आपकी पढ़ाई की देखरेख करने के लिए, ठीक है। अब ये कुछ मैं जो मशवरा दे रहा हूं, ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा हिम्मत रखते हैं, जो बहुत ज्यादा हिम्मत वाले, उनके लिए मशवरा है कि आप क्या करो, अपने घर के अंदर अपने पढ़ाई का एक टाइम टेबल बना दो। क्या करेंगे? घर के अंदर पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाओ और आपके घर में जो मेन हॉल होगा जिसमें सब लोग आते हैं, वो टाइम टेबल को बड़े इसमें वहां लगा दो। अपने पढ़ाई की जगह पर भी लगाओ और आपके हॉल में लगाओ। तो क्या होगा, आते जाते हुए हर कोई आपके टाइम टेबल को देखेगा और आपको देखेगा, अरे ये टाइम तो क्या है आपके पढ़ने का, और आप क्या कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, आपके भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार आपके क्या बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, आपकी निगरानी शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये टाइम टेबल वाली बात जो है ये घर में लगाना, ठीक है, ये बुज़दिलों के बस की बात नहीं है, ये बुज़दिलों के बस की बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा जो हिम्मत रखते हैं वो ये काम कर सकते हैं। तो कोई है ऐसा जो ये काम कर सकता है अपने घर में? देखो सब रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे भी अल्लाह की अभी सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पर भी अल्लाह की अभी, ठीक है, ठीक। हाँ, तो अभी एक बहुत अहम नुक्ता है कि अब एक अहम नुक्ता ये है कि आपको पता है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मेरिट में आना और नहीं आना, मेरिट में आना और नहीं आना, ये क्या चीज तय करती है?
आप जितने टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज पढ़िए, आपको ये बात मिलेगी कि पढ़ाई तो उन्होंने भी उतनी ही की है, मेहनत तो उन्होंने भी उतनी ही की है, लेकिन जो फर्क था, नुमाया फर्क था, वो क्या था? वो उनका प्रेजेंटेशन स्किल था। पेपर कैसे लिखेंगे, पेपर कैसे लिखेंगे, ये बात ने इसने तय किया कि वो मेरिट में आए या नहीं आए। तो मैं आपको कुछ रहनुमा खतूत बता रहा हूँ, और भी मजीद आपके टीचर भी मेरे ख्याल से आपको बताते होंगे, आप भी और इसमें मेहनत कीजिए कि आप पेपर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको साफ सफाई का बहुत ज्यादा लिहाज रखना है। पेपर के अंदर कटिंग शटिंग बिल्कुल नहीं करना है, गंदे हाथ नहीं होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए। जो अहम नुकात है उनको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और जितना हो सकता है, जैसे साइंस में हो गया, हिस्ट्री में हो गया, पॉइंट वाइज, नुकात वाइज आप आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है। बहुत बड़े आंसर्स है तो पैराग्राफ बना के लिखेंगे। फिर जितना हो सकता है आप उसको खूबसूरत बनाइए। जैसे मैथ्स के अंदर आप देखिए, हिसाब के अंदर एक इक्वल टू आता है, इक्वल टू, बराबर है, तो वो आपको हमेशा क्या करना है मालूम है? एक के नीचे एक बराबर आना चाहिए। कुछ बच्चों का पहली लाइन पे बीच में है, दूसरी लाइन पे यहाँ पर है, तीसरी लाइन पर यहाँ पर है, चौथी लाइन पे बहुत गंदा दिखता है, बहुत बेहतर दिखता है। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि वो इक्वल टू, बराबर, एक के नीचे एक चलने चाहिए, ठीक है। एक लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा अल्फाज नहीं होने चाहिए, ठीक। फिर अलजेब्रा और ज्योमेट्री के जो फाइनल आंसर्स रहेंगे उसको एक पेंसिल से अच्छा खूबसूरत सा बॉक्स बनाइए आप। 5 रुपए की जो पेन होती है, आप अभी पेन का बहुत अहम इसमें रोल है। आप अपने पेन को लिख के, आधे आधे पेन को लिख के रखिए तैयार, आपके पास पेन का एक जखेरा होना चाहिए। घर में किसी को ये काम दे दीजिए कि वो बैठ के आपके लिए जो नए पेन है उनको थोड़ा पुराने करे, और आपके पास पेन का अच्छा जखेरा होना चाहिए जो थोड़े लिखे हुए पेन हो, ठीक है। तो ये सारे काम आपको अभी से करने पड़ेंगे। अभी ये एक और तरीका है, ये एक पैटर्न है। अगर आपको मेन आंसर है, सब आंसर है, तो आपको कैसे उसमें डिवाइड करना है। अभी देखिए 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जा सकता है यहाँ से। नंबर 1 तो वो है जो ब्रिलियंट है, जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, जिनका रिवीजन हुआ है, रिवीजन, ध्यान से सुनिए। एक तो तलबा वो है जिनकी पढ़ाई और रिवीजन दोनों चीजें हो चुकी है। वो अब क्या करेंगे? वो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो सिर्फ मॉडल आंसर्स को सॉल्व करेंगे, वो मॉडल पेपर्स को सॉल्व करेंगे, और हो सके तो स्कूल की टीचर्स के अलावा कुछ मॉडरेटर्स को ढूंढ कर अपने आंसर्स को उनके पास चेक करवाएंगे, ठीक है। दूसरे वो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ाई हो चुकी है, रिवीजन बाकी है, तो जाहिर सी बात है वो रिवीजन करेंगे, और जितने हो सकते हैं बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर्स को वो रिफर करेंगे, जितने हो सकते हैं वो पेपर्स लिखने की कोशिश करेंगे। तीसरा जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट है जिनकी पढ़ाई बहुत कम हुई है, नहीं हुई है, अब उनको ये करना है कि किसी सूरत में 80% पढ़ाई अच्छे से करनी है। देखिए, आप कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कम पढ़ाई करो लेकिन अच्छी पढ़ाई करो। बहुत ज्यादा ये जो आपकी 2016-17 की जो रिफिल थी, है ना, अब भी किसी ने साल भर जाया कर दिया। शुरू से लोग समझा रहे थे कि नहीं, ये बहुत अहम साल है, पढ़ाई करनी चाहिए, इससे आपकी जिंदगी, ये टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में, है ना, आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है आपकी जिंदगी का, यहाँ से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी, आपके घर वालों की। लेकिन किसी वजह से आपने नहीं माने, आपने नहीं ध्यान दिए, नहीं तवज्जो दिए। लेकिन अभी अगर आप सोचोगे कि नहीं, अब तो मैं, चलो ठीक है, 15 दिन में पढ़ाई करके मैं तो मेरिट में टॉप आऊंगा, तो ये 2016-17 की जो रिफिल थी वो खत्म हो गई, उसके लिए 2017-18 की रिफिल लगेगी। समझ में आ रही है बात? मोबाइल की रिफिल होती है ना, आपके एकेडमिक ईयर की 2016-17 का जो एकेडमिक ईयर था उसकी रिफिल में अब ये मुमकिन नहीं है। अगर किसी ने साल भर पढ़ाई नहीं की, हाँ, लेकिन वो पास हो सकता है, फर्स्ट क्लास जरूर ला सकता है, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है यहाँ से। ये 10वीं के बच्चों के लिए कुछ रहनुमा खतूत है। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, अब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा, हम लोग कुछ एग्जाम्स के ऊपर आ जाएंगे डायरेक्टली। अब एग्जाम के वक्त आप क्या करेंगे? वैसे ही आप प्लानिंग करेंगे, मंसूबाबंद तरीके से करेंगे। अगर आपके पास 6 सवाल है, बड़े मेन 6 सवाल है, और 3 घंटे में आपको पूरा एग्जाम पेपर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, कैसे पेपर लिखेंगे? ये मिसाली तरीका है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एक मिसाली आइडियल तरीका है। इससे कुछ स्टूडेंट्स को, किसी को इख्तिलाफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक मिसाली तरीका है। अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगेगी। पहले तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा कि ऐसा पेपर लिखना पड़ता है आइडियली, तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके ये हो सकता है। पहले 15 मिनट ये बोला जाता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ो, इत्मीनान से।
और जो आपको आंसर अटेम्प्ट करने ऑप्शंस में से आप उसको टिक कर लो, और इसी तरह से पेपर खत्म होने के बाद में आखिर के जो 15 मिनट है वो पूरे पेपर का अहाता करने, रिवाइज करने के लिए आप रखोगे। तो इस तरीके से आपके पास हर सवाल के लिए 25 मिनट बचेंगे। कितने? 25 मिनट बचेंगे। अब वो 25 मिनट के अंदर भी ये बोला जाता है कि आप उन 25 मिनट का इस्तेमाल कैसे करोगे। आपके पास अगर एक सवाल है और 25 मिनट बाकी है तो आप ये करोगे कि आपको लिखने की, पेपर्स लिखने की 25 मिनट में आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, मश्क करनी पड़ेगी। और वो मश्क के बाद भी ये बोला जाता है कि एक्चुअल जब आप आंसर लिखना चालू करते हो तो पहले 5 मिनट आप क्या करो, पूरा एक जहन में खाका तैयार करो। मोबाइल के जमाने में बोलते हैं कि पहले आप अपने जहन में उस आंसर को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड होगा, फिर उसको आप अपने पेपर में लेकर आओ। उस आंसर को लिखने के बाद में अगले आंसर पे जाने से पहले 1 से 2 मिनट आप उस आंसर का अहाता करो कि आपने सही लिखे, कुछ छूट गया है आपसे, और फिर इस हिसाब से आपको एक्चुअल 18 मिनट में एक आंसर, मेन आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये एक पूरे फॉर्मूले से मिसाली तरीका है। आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, मशक करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने इसको इख्तियार किया तो यकीनन आप बहुत जबरदस्त तरीके से पेपर्स, ये सब जो भी तरीके हैं, ये जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके ये तरीकेकार है। अब एग्जाम के दिन आखिरी मतलब जो हम लोग का पॉइंट है वो ये कि आप एग्जाम के दिन कैसी तैयारी करेंगे। तो एग्जाम के दिन पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ आपको पेपर के लिए जाना है। 1 घंटा पहले ये कहा जाता है कि पढ़ाई को आपको छोड़ देना है, जहन को आपको रिलैक्स होने देना है, क्योंकि जहन में सारी चीजें फिर डाउनलोड आपको करवाना है। एग्जाम के वक्त क्या करना पता है, बिल्कुल भी अपने दोस्तों और सहेलियों से पेपर के पहले कुछ भी डिस्कस नहीं करने का। तूने वो पढ़ा, तूने वो पढ़ी, वो नहीं पढ़ी, और तुझे तो वो नहीं आता है, तो जो आता था वो भी क्या हो गया, वो भूल गए। तो बिल्कुल भी आपको किसी से मौन व्रत रखना है, मौन व्रत बोलते हैं उसको। ठीक है, आपको रोजा रखना है, जबान का रोजा रखना है एग्जाम से पहले। ठीक, और फिर इसी तरह से एग्जाम के वक्त आपको ये ध्यान देना है, देखिए ये बड़ी, घर से निकलने से पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए, अल्लाह से मदद मांगिए। चीटिंग के बारे में बहुत सारी बातें आपको बोली जाती है। आपको पता है आप मुसलमान हो, ईमान का क्या तकाज़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलते हैं कि जिसने एक लुकमा भी हराम का खाया, ये जो चीटिंग है ये हराम है, गलत तरीका है। आगे आप अगर कुछ भी कमाओगे तो ये इसकी बुनियाद आपने गलत तरीके में डाल दी है, तो आपका रिस्क हराम तस्लीम किया जाएगा। अल्लाह के रसूल ये बोलते हैं कि जिसने एक लुकमा भी हराम का अपने मुंह में डाला वो दर हकीकत जहन्नम की आग को अपने पेट में डाल रहा है। अब आपको ये सोचना है कि क्या आप हलाल तरीके से भी काम कर सकते हो। मुसलमान तो हलाल तरीके से ही करेगा। एग्जाम के वक्त में एक और पॉलिसी है जिसको आपको अडॉप्ट करना है, वहां पे लिखा हुआ है डोंट शो डोंट सी। आप अपने कितने भी अच्छे दोस्त हो, कभी भाई बहन भी साथ में आ जाते, न मैं देखूंगा ना दिखाऊंगा, न मैं देखूंगा ना दिखाऊंगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने का, बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने का नहीं। आप पूरे इत्मीनान से अपने पेपर पे फोकस कीजिए। आपको आपकी जो भी दोस्ती हो पेपर हॉल के बाहर, पेपर हॉल में किसी से कोई दोस्ती नहीं है आपकी, आप किसी को नहीं पहचानते हो। आपको ये तस्लीम करना आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, आपको किसी की आवाज नहीं आती, आपको कोई नहीं दिखता है। ठीक है, आप अकेले बैठे हो। फिर उसके बाद आपको पूरा एहतिमाम रखना है, जो भी लिखेंगे पूरे एहतिमाम के साथ लिखिए। देखिए ऐसा होता है कि बसों का पेपर होने के बाद में कभी कभार ये डिक्लेयर हो जाता है कि क्वेश्चन गलत था। ऐसी बहुत सारी मिसालें आती है। कल्याण का एक लड़का था, आके एग्जाम दिया, मैथ्स का पेपर था, बाद में बोला नहीं मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता, क्वेश्चन गलत है। और आप देखिए बाद में पेपर में आया कि वो क्वेश्चन गलत था। तो वो कॉन्फिडेंस, खुद पे आपको एतमाद डेवलप करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी मिसालें आती है। मोइन कुरैशी एक लड़का कल्याण का था जिसने इंजीनियरिंग में, पूरे इंजीनियरिंग में टॉप किया था मुंबई यूनिवर्सिटी में। IIT के अंदर 99.92% आया उसका। अमेरिका गया, अमेरिका से पढ़ाई किया। जैसे काजिम साहब बता रहे थे, पढ़ने के लिए पैसा मिलता है। उसको PhD करने के लिए IBM नाम की एक कंपनी है कंप्यूटर बनाने वाली, वो लोग पैसा दे रहे थे साल के उसको पढ़ने के लिए। आज से लगभग 8 साल पहले 10 लाख रुपए दे देते पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो वही के बारे में ये आता है कि BE का, इंजीनियरिंग का आखिरी जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद उसने कैलकुलेट किया कि उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। उसने कैलकुलेट किया उसको 77.4% आना चाहिए। इंजीनियरिंग में हाईएस्ट यही होता है, 77.4% आना चाहिए। और उसने एक इंटरव्यू था, उसमें लिखा कि उसका इंजीनियरिंग का इतना परसेंटेज आएगा। जब रिजल्ट आया और यूनिवर्सिटी में वो टॉप करेगा, जब रिजल्ट आया तो ये डिक्लेयर हुआ कि मोइन कुरैशी पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आया और उसका 77.5% आया।
तो ये एतमाद है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप जो आंसर लिखे आपको मालूम होना चाहिए। ठोका टाकी जो होती है उससे आपको परहेज करना पड़ेगा। क्वालिटी वर्क करने की आदत डालिए। सेहत पे ध्यान दीजिए। बाहर का जितना हो सकता है चाइनीज फूड, शेजवान फूड, स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, ये सारे फूड्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये 1 महीना इससे भी आपको परहेज रखना पड़ेगा। घर का खाना खाओ, एक ही वक्त में बहुत ज्यादा हेवी मत खाओ, कम कम खाओ, ज्यादा खाओ, अच्छी ग़िज़ा खाओ, बादाम वगैरह अच्छे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खाओ, फल फ्रूट खाओ, ठीक है। तो ये आपको सेहत के बारे में भी भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ से कैसे सेहत का ख्याल रखेंगे। और कोशिश करो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स या ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत हो जाए जिसमें खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ हादसा हो जाए, आपको कहीं जोरदार मार लग जाए और आप एग्जाम ही नहीं दे पाओ। अब ये वर्ड क्या है? इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये क्या बोलता है? इम्पॉसिबल। अगर आप चाहो, अगर आप ये तय करो कि आपको करना है, अल्लाह के सिवा दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर आपने ही तय नहीं किया तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपकी मदद के लिए आए तो आपकी मदद नहीं की जा सकती है। आखिरी जो पॉइंट है जो आपको ज़हन नशीन करना है वो ये कि खुदा पर भरोसा रखना सीखो और पूरी मेहनत और खुदा पर भरोसा नहीं करना बेवकूफी है। आपने मेहनत की है लेकिन आपको लगता है कि अब आप अपनी मेहनत के बलबूते पे कामयाब हो जाओगे, ये खाम ख्याली बेवकूफी है। खुदा की मदद के बगैर, खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपका तवक्कुल, आपका एतमाद किस पर होना चाहिए? अल्लाह पर होना चाहिए। कि कुरान में अल्लाह ताला बोलता है कि अल्लाह उन लोगों का मददगार है जो उस पर ईमान यकीन रखते हैं। सूरह आले इमरान में अल्लाह बोलता है। और फिर आगे वो आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग, अल्लाह ताला उनकी मदद कैसे करता है? अल्लाह उनको अंधेरों की गहराइयों से निकाल के उजाले में लाता है। अंधेरों की गहराइयों से निकाल के मतलब बज़ाहिर कैसे ही हालात हो, कितने ही मायूस कुन हालात हो, आपका भरोसा, आपका यकीन अगर अल्लाह के ऊपर है, आपकी मेहनत जितनी है इंशाअल्लाह अल्लाह उससे ज्यादा ही आपको रिजल्ट देगा। दूसरी आखिरी बात कि बगैर मेहनत किए आप बोलेंगे कि नहीं अल्लाह ही मेरी गाड़ी को, तो ऐसा ये इस्लाम का उसूल नहीं है। इस्लाम का तरीका ये कि आप पहले मेहनत करो, उसके बाद खुदा पर भरोसा करना सीखो। तो मेहनत शर्त है, उसके बाद आखिर में खुदा पर भरोसा है। तो ये कुछ बातें थी इस मुख्तसर से वक्त में। एग्जाम्स की आप तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, मैं सिर्फ अपने पॉइंट्स का अहाता करता हूँ, फिर मूवी क्लिप बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि अब जो वक्त बचा है ये गनीमत है। इसके अंदर भी अगर आप पढ़ाई करेंगे तो क्या हो सकता है, आप जहां खड़े वहां से आगे जाएंगे। दूसरी बात वक्त की मंसूबाबंदी। तीसरी बात सेल्फ स्टडी पे आपको फोकस करना है। चौथी बात क्या चीजों से आपके टाइम वेस्ट होते हैं आपको उससे परहेज करना है। पांचवी बात आप पढ़ाई कैसे करेंगे उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल आपको लाए अमल दिया। टारगेट कैसे सेट करेंगे, कितनी पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद में एग्जाम्स के अंदर पेपर कैसा लिखेंगे और एग्जाम के मौके पर आप कैसे चीजों को करेंगे, और एक प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में बताएंगे। ये प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अहम है। और फिर आखिरी ये कुछ बातें आपको बताया। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो जबरदस्त नंबर अता करे, जबरदस्त आपका रिजल्ट आए, आपके स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट आए, और आगे भी हम लोग आपके लिए एस्पायर SIO आपके लिए जो है आपकी मदद के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए करियर गाइडेंस रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, आपके लिए स्टडी सेंटर है मेमन मस्जिद के सामने एस्पायर के अंदर, आप वहां आ सकते हैं रहनुमाई के लिए। गर्ज ये कि तालीम के अंदर 10वीं के बाद आपको किसी भी तरह की मदद या हेल्प चाहिए, मोटिवेशन, गाइडेंस, आपको हर चीज हम लोग देने के लिए तैयार है। जज़ाकल्लाह खैर।